नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ इस बुलेटिन में साझा करेंगे। देखिए, हिमाचल में कुछ सरकारी नियुक्तियों के मामले में बड़ा होने जा रहा है और इसके लिए जो हमने आपको इस महीने के शुरू में बताया था कि एक गलती हो गई है एजुकेशन डिपार्टमेंट की अपॉइंटमेंट्स में, क्योंकि राज्य सरकार ने शीतकालीन सत्र में जो कर्मचारी एक्ट पारित करवाया था उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति नहीं हो सकती थी, लेकिन स्कूल लेक्चरर्स को दे दी गई और उसको करेक्ट करने के लिए अब बहुत सारे आदेश एक साथ करने पड़ रहे हैं। कुछ गलती कार्मिक विभाग के स्तर पर हुई, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट ने एक्ट पारित करवाया उसने बाकी विभागों को इंस्ट्रक्शन भेजी ही नहीं, जिसके कारण सूचना नहीं मिली। और आज जो कॉन्ट्रैक्ट की नियुक्तियों को होल्ड करने को कहा है, साथ में जो नई रिक्विजिशन जानी है राज्य चयन आयोग या पब्लिक सर्विस कमीशन को, उसको होल्ड करने को कहा है और नई अपॉइंटमेंट को भी होल्ड करने को कहा है। ये तीन चीज़ें, रेगुलराइजेशन वाले मैटर में अलग से ऑर्डर हुआ है, डेली वेजर वाले में अलग से ऑर्डर हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आज आपको एक साथ बताएंगे कि इनका इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि बहुत से अलग अलग व्यू आ रहे हैं लोगों के मन में और कुछ सवाल भी आ रहे हैं। जो ऑलरेडी अभी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं वो कुछ अलग से पूछ रहे हैं, जो लोग रेगुलर हो गए हैं जिनके लिए ऑर्डर हुआ उन पर नया इम्पैक्ट इसका क्या होगा, वो अपना जो क्वेरी है वो अलग से चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे। साथ में बताएंगे आपको कि राज्य सरकार ने 1300 करोड़ का नया लोन लेने का निर्णय क्यों लिया। आज ही ये लोन नोटिफाई हुआ है, इससे पहले 900 करोड़ हम ले चुके हैं। तो आप फर्स्ट मंथ ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर जो सिचुएशन है वो देख सकते हैं। आने वाले दिनों में क्या कोई और अमाउंट इसमें ऐड होगा या इसका रीज़न क्या है वो भी आपको बताएंगे। साथ में बात करेंगे जो टीचर्स कर सस्पेंशन के ऑर्डर हो गए हैं। रादर 4 तरह की स्ट्राइक हुई है। हमने इससे पहले जब ऑर्डर पड़ा था शिक्षा सचिव का तो उसमें ट्रिपल स्ट्राइक का शब्द यूज़ किया था, क्योंकि तब एक तो जो उनका सस्पेंशन की बात थी, एक डाइजनॉन करने की बात थी, एक कंपलसरी रिटायर करने की बात थी, लेकिन चौथी बात ऐड हो गई है ट्रांसफ़र की। कौन ये मामला है? प्राइमरी टीचर फेडरेशन का एक धरना क्यों एजुकेशन डिपार्टमेंट को इतना बुरा लगा, ये सारी चीज़ें आज आपको बताएंगे इस बुलेटिन में। और शुरुआत करेंगे उन्हीं चीज़ों के साथ जो आप हेडिंग में देख रहे हैं, क्योंकि रेपिटेशन फिर अदरवाइज हो जाएगा। दूसरी तरफ जो मौसम को लेकर अलर्ट है, मौसम को लेकर जैसा मैंने आपको बताया अगले 2-3 दिन के लिए मौसम अब लगभग क्लियर बताया गया है, तो उस तरह का कोई चेंज इसमें है नहीं, लेकिन एक मैसेज है जो सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। और वो जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में पहलगाम की जो टारगेट किलिंग है उसके बाद माहौल बना हुआ है, उसके बाद जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है उसने एक गाइडलाइन इशू की है सभी के लिए, जिसकी एटलीस्ट हमें भी सूचना होनी चाहिए हिमाचल में, क्योंकि हिमाचल में इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि आर्मी की मूवमेंट जब लेह लद्दाख की तरफ को होती है तो वो हिमाचल से होकर जाते हैं। और मिनिस्ट्री ने या भारत सरकार ने ये कहा है कि आजकल के दौर में आर्मी मूवमेंट से रिलेटेड कोई भी वीडियो, ना तो कोई मीडिया पोर्टल चलाए, ना कोई मीडिया में खबर हो, ना ही जो इंडिविजुअल व्यक्ति है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसा कोई वीडियो पोस्ट करे जो आर्मी की मूवमेंट से रिलेटेड हो। तो ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि ये सभी को एक तरह से इसका जो पालन करना है, क्योंकि ये देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला है, इसलिए इसकी सूचना आपको दी। कोर्ट में केस लगा था और ये केस है लाहौल स्पीति का जो मृकुला मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है ये, इस कारण इस मंदिर को जो दिया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास, लेकिन वो पूरी तरह से उसको देख नहीं पा रहे हैं। अब हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है कि जो मां मृकुला देवी टेम्पल है उदयपुर लाहौल स्पीति में, इसकी रेस्टोरेशन का काम जो है वो एनआईटी हमीरपुर का जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसके साथ मिलके होगा। पहली किस्त के तौर पर इनको एनआईटी को 8,96,800 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। इसमें एमिकस क्यूरी एडवोकेट विक्रांत ठाकुर थे, हाई कोर्ट में ये केस लगा था और उसके बाद अब ये कोर्ट ने ऑर्डर किया है 22,42,000 इसकी रेस्टोरेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने मंजूर कर रखा है इससे पहले, लेकिन मंदिर की हालत ठीक नहीं है और ये हिस्टोरिक टेम्पल है,
इसलिए ये हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है। जहां तक बात बाकी सब्जेक्ट्स की है, खासकर जो हम कॉन्ट्रैक्ट नियुक्ति रेगुलराइजेशन ऑर्डर बदलने से रिलेटेड मैटर जो आज है, मुख्य तौर पर राज्य सरकार के जो 3 ऑर्डर हैं, इससे रिलेटेड अगर कोई आपकी क्वेरी है तो इसी कमेंट बॉक्स में पहले कर लें ताकि हम लास्ट में उस पर बात कर सकें। स्पेशल टास्क फोर्स की बात करें तो राज्य सरकार ने कैबिनेट में हुए फैसले के बाद एक नोटिफिकेशन आज की है। इसमें जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 2 है, उसमें जो अधिकार मिले हुए हैं उसके तहत हिमाचल में स्पेशल टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन जो हैं वो घोषित किए हैं। ये नूरपुर, ऊना, शिमला, कुल्लू, बद्दी, सिरमौर, मंडी, धर्मशाला, चंबा, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर और देहरा में ये होंगे। और इनमें जो है जुरिस्डिक्शन इनकी होगी जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग्स, नार्कोटिक्स, स्मगलिंग और अदर क्रिमिनल सिंडिकेट्स जो हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये ऑर्डर किया गया है। और ये जो विस्तार से इस बारे में खबर आप कल दिव्य हिमाचल में साथ में देख पाएंगे। अभी जो नोटिफिकेशन है वो सिर्फ स्पेशल टास्क फोर्स का जो थाने हैं वो नोटिफाई करने की है। वोकेशनल ट्रेनर को लेकर आज समग्र शिक्षा के जो एसपीडी हैं उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन इशू की है, क्योंकि इसके बारे में एक विवाद चल रहा था और इन्होंने ये कहा है कि वोकेशनल ट्रेनर जो स्कूलों में नियुक्त हैं वो गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे। तो ये एक क्लैरिटी है इसमें, इसलिए जो इसके बारे में क्लैरिटी हो गई है। समग्र शिक्षा ने सभी स्कूलों को इसके बारे में निर्देश दे दिए हैं। इसके बाद आगे है लोक सेवा आयोग का शेड्यूल, ये पर्सनालिटी टेस्ट का है और इसमें जो है एसोसिएट प्रोफेसर ENT एनेस्थीसिया ये नेरचौक के लिए है वैसे, और इसी तरह से सिरमौर में 13 मई को ही ये होगा। फिर ऑप्थेल्मोलॉजी का है, असिस्टेंट प्रोफेसर एनेस्थीसिया IGMC का है। ये ई-कॉल लेटर इनको भेज दिए गए हैं। जो बाकी शेड्यूल है वो कल आप अखबार में भी देख सकते हैं, वहाँ से सूचना आपको मिल जाएगी। और जो लोग जिनको ये एग्ज़ाम देना है उनको अलग से भी ईमेल के ज़रिए सूचना भेजी गई है। सेवा दल से एक जो पदाधिकारी हैं उनको निष्कासित किया है और ये रवि रतन शर्मा हैं। ये बड़े दिनों से मीडिया में बयान दे रहे थे, प्रेस नोट भी इशू हो रहा था इनका। तो अब अनुराग शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सेवा दल के, उन्होंने इनको 6 साल के लिए निष्कासित किया है और ये कहा है कि संगठन में अनुशासन सबसे बड़ी ज़रूरत है और इन्होंने नहीं पालन किया तो उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। अगली बात करेंगे और वो बात है अनुराग ठाकुर पर एक ऑर्डर की। देखिए ये ऑर्डर जो है वो जो शिमला में डिवीज़न बेंच चीफ जस्टिस वाला है उसने किया है और उन्होंने जो सिंगल जज का एक ऑर्डर था जिसमें यूनियन मिनिस्टर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिटिंग MP हैं अनुराग ठाकुर, उनको जो इलेक्शन है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, उसमें जो पार्टिसिपेट करने की परमिशन दे दी थी। ये सिंगल जज का ऑर्डर था और इस ऑर्डर को स्टे कर दिया है अब डिवीजन बेंच ने, जो चीफ जस्टिस का बेंच है, क्योंकि इसको चैलेंज किया था आगे अनुराग ठाकुर एंड राजेश भंडारी को इस तरह का वो देने के लिए चैलेंज किया था जो BFI के प्रेसिडेंट हैं अजय सिंह, और अब डिवीजन बेंच ने इस पर रोक लगा दी है। ये अपने आप में एक बड़ी अपडेट है जो अभी हमारे सामने आ रही है, क्योंकि ये विवाद काफ़ी पुराना चला हुआ था। अब अगली बात करेंगे और ये बात है जो ये रजनी पाटिल और CM सुक्खू की मुलाकात की। देखिए कांग्रेस की जो हिमाचल प्रभारी हैं रजनी पाटिल, वो हिमाचल के दौरे पे थी। कल ये यहाँ पर जो कैंडल मार्च निकाला गया रिज मैदान पर, उसमें भी शामिल हुई और आज पहले हनुमान टेम्पल जाखू गई थी। वहाँ पर इनके साथ उप मुख्यमंत्री और कई MLA भी थे, जिसमें आशीष बुटेल भी शामिल हैं, कुछ लोग और भी। फिर इनकी मुलाकात हुई मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से और ये इनसे मिलने ओकओवर जो इनका सरकारी निवास है वहाँ गई हुई थी। और जो संगठन को लेकर जितने भी विषय हैं वो इसमें डिस्कस हुई। हालांकि कोई पदाधिकारियों की घोषणा हो नहीं पाई, ये वापस लौट गई हैं और कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यकाल अभी ख़त्म हो रहा है, इसलिए शायद इन चीज़ों को देख रहे हैं। नए अध्यक्ष के लिए अनिरुद्ध सिंह, संजय अवस्थी, सुरेश कुमार जैसे नाम आगे किए जा रहे हैं। अभी फैसला इनको लेना है, पार्टी को लेना है कि आगे कब कैसे डिसाइड करना है, क्योंकि प्रेजेंटली PCC की प्रेसिडेंट प्रतिभा सिंह हैं लेकिन PCC के पदाधिकारी कोई नहीं है, तो ये एक बड़ा मसला है कांग्रेस के लिए। ड्राइंग मास्टर की नियुक्तियां फंसी हैं। कल हाई कोर्ट में ये मामला लगा था और वहां पर एडवोकेट जनरल की तरफ, सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने कहा कि जब तक इसमें फाइनल डिसीजन नहीं आता हम इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। तो 30 अप्रैल को अब सुनवाई होगी तो पता लगेगा पोस्ट कोड 980 ड्राइंग मास्टर का, तब तक ये नियुक्तियां नहीं होंगी। बड़ी
मुश्किल से इनके रिजल्ट निकला था धक्के खाने के बाद, और अब जो है ये फिर से एक तरह से फंस गए हैं। अब कितना टाइम इसमें और लगेगा वो देखना होगा, लेकिन कोर्ट में अभी इंतज़ार इसका करना होगा। इसके बाद सरकारी होटलों को लेकर जो निर्णय हुआ है वो भी आपको बता दें, और ये आज प्रेस वार्ता आर.एस. बाली ने की है, जो टूरिज्म बोर्ड के चेयरमैन हैं। और इन्होंने ये कहा है कि अब जो सरकारी होटल हैं एचपीटीडीसी के, वो जो है सिविल सप्लाई से ही जो सामग्री खरीदेगा 20 से 30 करोड़ की, जो इनके सामान के लिए इनके लिए होता है, और सालाना करीब 30 से 40 करोड़ बाजार से ये खरीद करते हैं, वो खरीद जो है सिविल सप्लाई के माध्यम से अब की जाएगी। वैसे भी कुछ स्टेप सुधार के बाद इन्होंने अपना जो वार्षिक आय है वो 78 करोड़ से बढ़ाकर 107 करोड़ कर ली है, और भी बड़े सारे काम बीच में आगामी सुधार के होंगे, ताकि जो ये घाटा है और बाकी जो देनदारियां हैं उनको भी एचपीटीडीसी पूरा कर सके। ये प्रेस वार्ता आर.एस. बाली ने आज शिमला में बुलाई हुई थी। इनके बाद प्रधानों को लेकर जो ऑर्डर विड्रॉ किया है वो भी आपको बता दें। ये कल रात को ऑर्डर हुआ, और ऑर्डर इसलिए हुआ क्योंकि इससे पहले राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन की थी। उस नोटिफिकेशन में ये कहा था कि पंचायतों में 3 तरह के बदलाव होंगे कामकाज के। पहला तो ये कि जो टेंडर हैं वो पंचायत प्रधान अगर टाइम से नहीं लगाते तो वो वीडियो लगा सकते हैं। दूसरा बदलाव किया कि जो टेंडर में सामग्री खरीदी जाएगी उस सामग्री के रेट पहले तय होंगे, क्योंकि एक ही ब्लॉक में टाइलों का, सीमेंट का तो नहीं लेकिन टाइलों का और बाकी सारी चीज़ों के रेट में डबल से ज़्यादा का फर्क था। और तीसरी बात ये थी कि जो किराए पे दी जाएंगी पंचायत की प्रॉपर्टीज़ उसमें पहले मार्केट वैल्यू एनालाइज होगी। तो इसके बाद पंचायत प्रधानों को इससे दिक्कत हुई, वो मुख्यमंत्री से मिलने आए। मुख्यमंत्री ने इनको आश्वासन दिया कि वो इसमें बदलाव करेंगे। तो बदलाव तो क्या हुआ, लेकिन जो 5 अप्रैल की निर्देश नोटिफिकेशन थी उस नोटिफिकेशन को ही विड्रॉ कर लिया गया सरकार के द्वारा, और अब नए सिरे से होगी या नहीं इसका अभी पता नहीं है, तो इसमें इंतजार करने की ज़रूरत है। अब अगली बात करेंगे, और वो बात है वीरभद्र सिंह की प्रतिमा को लेकर। आपने कुछ दिन पहले विक्रमादित्य सिंह की एक फेसबुक पोस्ट देखी होगी जिसमें उन्होंने एक स्कैनर जारी किया था और ये कहा था कि वीरभद्र सिंह जनता के दिलों के राजा रहे हैं, इसीलिए उनके नाम पे जो प्रतिमा लगनी है रिज मैदान पर, उस प्रतिमा में राज्य सरकार का कोई पैसा खर्च नहीं होगा। मतलब लोग जो कंट्रीब्यूट करेंगे उससे वो प्रतिमा लगेगी, 24-25 लाख या जितनी की भी वो बनेगी वो उस तरह से होगी। लेकिन जो मुख्यमंत्री ने, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, उनको एक पत्र लिखा है और उसमें यह लिखा है कि राज्य सरकार ने वीरभद्र सिंह की जो भव्य प्रतिमा रिज मैदान पर स्थापित करने का निर्णय लिया है, इसका लगाने का सारा खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। रख रखाव का दायित्व अभी सरकार का होगा। और क्योंकि प्रदेश के नागरिक इस बात से अवगत हैं कि वीरभद्र सिंह जी का राज्य के विकास में बड़ा योगदान रहा है और 6 बार के वो हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने प्रदेशवासियों की सेवा की है और उनकी ऐसी यादें हैं जो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगी। तो उनकी प्रतिमा को स्थापित करना उनके प्रति हमारे सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अब देखिए ये मामला इस तरह से चला गया कि वो लोगों से पैसे मांग रहे हैं, कंट्रीब्यूशन इकट्ठा कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इसको काम सारा करेगी। तो अब आगे किस तरह से ये बात बढ़ेगी वो पता चलेगा कि अगले फैसले इसमें क्या रहने वाले हैं। फिर अब बात करेंगे 1300 करोड़ रुपए लोन की। लोन कोई नई बात नहीं है हिमाचल के लिए, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर जब शुरू हुआ था तो 1 लाख करोड़ का लोन हम पूरा अपने ऊपर ले चुके हैं और ये जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं वो लोन के ज़रिए अपना कामकाज आगे चलाती रही हैं। लेकिन चिंता की बात सिर्फ इसमें एक है और वो ये है कि जब आपको फाइनेंशियल ईयर के पहले महीने में ही 2200 करोड़ का लोन लेना पड़े, 2200 करोड़ का लोन लेना पड़े, तो आपको चिंता करनी चाहिए। ये बात इसमें एक समझने वाली है। आज जो लोन नोटिफाई हुआ है वो 2 किस्तों में है, 800 करोड़ का 9 साल के लिए, 500 करोड़ का 7 साल के लिए, मतलब 1300 करोड़ का। 2 अप्रैल को राज्य सरकार ने 900 करोड़ का लोन लिया था, अब लिया 1300 करोड़ का, टोटल हो गया 2200 करोड़ का। इस लोन को लेकर जो बोली है, ऑक्शन होगी 29 अप्रैल को, आरबीआई करेगा
और जो सरकार को इसका जो पैसा है वो आएगा, वो अप्रैल 30 2025 को आएगा, 30 अप्रैल को आ जाएगा। 1 तारीख को राज्य सरकार को सैलरी और पेंशन देनी है, 2000 करोड़ उसमें लगेगा। लेकिन लोन एडवांस में लेने की कहानी क्या है, मतलब इतना लोन लेने की कहानी ये है कि मुख्यमंत्री ने पिछले साल की जो पेंडेंसी पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति विभाग और जो हिमकेयर और आयुष्मान और सहारा योजना की है उसको भी अदा करने को लेकर 30 अप्रैल तक की डेट दे रखी है। ये आपने 2 बार प्रेस नोट देख लिए होंगे, 2 बार फाइनेंस के साथ बैठक हो गई। और इसके अलावा पिछले साल की जो देनदारियां जो 31 मार्च को बिल क्लियर नहीं हो पाए, वो पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग को कहा गया है कि वो अपने अपने बिल जल्दी जमा कराएं। हैरानी की बात यह है कि अभी भी ट्रेजरी में इन दोनों विभागों के बिल उतने आए ही नहीं हैं जितने कि ये हल्ला मचा रहे हैं कि हमारा 2000 करोड़ से ज़्यादा का पेंडिंग है अभी। क्योंकि 31 मार्च जो होता है फाइनेंशियल ईयर का, उससे पहले जितने भी बिल ट्रेजरी में गए होते हैं वो 31 मार्च को लैप्स हो जाते हैं। अगर वही बिल दोबारा क्लेम करना है तो आपको नए सिरे से बिल सबमिट करना पड़ता है। तो वो बिल अभी सबमिट हुए नहीं है, फिर भी ये कैसे निकलेगा वो आगे पता चलेगा। लेकिन 1300 करोड़ अभी लेने की इसीलिए नौबत आई क्योंकि पिछली पेंडेंसी को क्लियर करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दे रखे थे। तो वो अब ये टोटल इस महीने फर्स्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अब लोन टोटल हो गया, देखिए अभी 2200 करोड़ का, और इस साल हमें सिर्फ 7000 करोड़ लोन टोटल उठाने की लिमिट हिमाचल की है। और अगर उसमें से जो टोटल अगर आप देखिए, अगर इसमें से 2200 करोड़ अगर हम पहले में ही ले रहे हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि अगले जो महीने हैं उसके लिए क्या व्यवस्था इसमें करनी है। खैर ये एक मसला लोन का हो गया। अब बात करते हैं टीचर्स की सस्पेंशन और ट्रांसफ़र की ऑर्डर्स की बात। देखिए आज प्राथमिक शिक्षक संघ ने अपने पूर्व के नोटिस के अनुसार शिमला में प्रदर्शन किया। इन्होंने लाल पानी में करना था, वहाँ परमिशन नहीं मिली, ये चौड़ा मैदान आए। चौड़ा मैदान में इन्होंने हज़ारों टीचर इकट्ठे कर ही लिए थे। हालांकि पिछले दिन इनको जो नोटिस हुआ था उसके बाद लग रहा था कि शायद इतने लोग नहीं आएंगे, लेकिन प्राथमिक शिक्षक इकट्ठे हुए वहाँ पर और इन्होंने बड़ी स्ट्रेटजिकली वहाँ मुख्यमंत्री की तारीफ की, शिक्षा मंत्री के खिलाफ कुछ नहीं बोला और शिक्षा सचिव राकेश कंवर के नारे लगाए, उनके खिलाफ बयानबाजी भी की। लेकिन इस स्ट्रेटजी से भी ये स्ट्रेटजी भी काम नहीं आई और राज्य सरकार ने एक ऐसी कार्रवाई की है इनके इस प्रदर्शन पर जो अभी आप इन्होंने भी नहीं सोची होगी और हमने भी शायद इससे पहले नहीं देखी थी। पहले ट्रिपल स्ट्राइक हुई और ट्रिपल स्ट्राइक क्या, ये सेक्रेटरी एजुकेशन ने एक ऑर्डर जारी किया और इस ऑर्डर में लिखा, मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं कि 25 अप्रैल को इनको एक नोटिस दिया गया था कि आप इससे बचें, सरकार की पॉलिसी की निंदा ना करें, क्योंकि एक डायरेक्टरेट बनाना पॉलिसी डिसीजन है जो एम्प्लॉय यूनियन के मैंडेट में नहीं आता। एम्प्लॉय यूनियन का काम अगर जो सर्विस इंटरेस्ट किसी के प्रभावित हो रहे हैं तो उसको प्रोटेक्ट करना है, ना कि सरकार के पॉलिसी डिसीजन की निंदा करना। तो आपने वो गलती की। दूसरा कहा कि जो पॉलिसी डिसीजन गवर्नमेंट का है ये एम्प्लॉय विरोध नहीं कर सकता, इसका पालन करना सबके लिए ज़रूरी है। तीसरा ये कहा कि जो आपने हमारे शिक्षा मंत्री सचिव के साथ मीटिंग में अपने कंसर्न रखा, हमने आपको आश्वासन दिया था कि आपके जो सर्विस इंटरेस्ट हैं इंक्लूडिंग देयर प्रमोशन एवेन्यूज वो प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद आपने धरना प्रदर्शन किया। इसीलिए एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर जो मतलब डायरेक्टर स्कूल हैं उनको यह कहा गया कि ऑल दोज टीचर्स हु टुक पार्ट इन द एजिटेशन एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट शुड बी आइडेंटिफाइड एंड disciplinary action should be initiated against them, including declaring their absence from the school as dishonored without break-in service। अब देखिए ब्रेक इन सर्विस जो होती है वो होती है इंक्वायरी के बाद, क्योंकि ये मेजर पेनल्टी की कैटेगरी में आता है। अब सरकार ने क्या किया कि इस पीरियड को डाइजनॉन कर दिया, एक दिन के पीरियड को, जो आज का दिन था, जो आज धरने में आए थे उनकी आज एब्सेंट लगेगी, उनकी सर्विस से एक दिन काट दिया जाएगा, मतलब उनको सैलरी नहीं मिलेगी आज के दिन की, चाहे उन्होंने छुट्टी ली हो, क्योंकि धरने के लिए कोई छुट्टी नहीं लेता, ऐसा सर्विस नियमों में है। ब्रेक इन सर्विस करनी हो तो उसके लिए पहले इंक्वायरी करनी पड़ती है, इसलिए ये विदाउट ब्रेक इन सर्विस वाला मामला है। फर्दर मोर ऑल दोज टीचर हु हैव स्पोकन अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी, जिन्होंने भाषण दिया है, अब किसने आज भाषण दिया वो आप देख सकते हैं, जिन्होंने आज भाषण दिया है, क्योंकि राज्य सरकार ने इसकी वीडियोग्राफी करवाई हुई है। जिन्होंने आज भाषण दिया है उनके लिए जो डेरोगेटरी रिमार्क्स यूज किए हैं गवर्नमेंट या पॉलिसीज डिसीजन पर, शुड बी इमीडिएटली सस्पेंड
suspended and strict disciplinary action should be initiated against them. Lastly, it has come to the notice that the office bearer of the some teachers have made statement regarding not to do online work, not mark online attendance, and also not to do midday meal work. It is flagrant violation of the government direction of the government has taken a serious view of this. Thus, it is directed that deputy directors of all districts be given strict direction to monitor such cases, and in case any teacher refuses to follow the order of the government or Department of Education, cases of such teachers may be processed for compulsory retirement as per Rule 56J of CCA rules after following due procedure. इस रूल के तहत जिन जिन टीचर के 10 साल की सर्विस हो गई है, मतलब एलिजिबिलिटी टू पेंशन हो गई है, उनके ऊपर फिर 56J लगाया जा सकता है रूल्स के मुताबिक। सरकार लगाएगी कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन अभी तक के 3 प्रावधान मैंने आपको बता दिए। इसके बाद चौथा प्रावधान एक और हुआ है, और वो है इनके ऑफिस बेरर की ट्रांसफर्स का, और वो ट्रांसफर ऑर्डर आज या कल में निकल जाएंगे। तो ये 3-4 तरह की स्ट्राइक एक साथ हुई है इस धरने में, या इस तरह के धरने में इससे पहले इस तरह का एक्शन हमने देखा नहीं था, लेकिन सरकार ने काफ़ी सख्त कार्रवाई की है। अब ये कार्रवाई किस तरह की आगे चलेगी, आगे इसमें क्या क्या होगा, वो तो उसके लिए तो इंतज़ार अभी करना पड़ेगा। लेकिन आज जो एक्शन हुआ वो हमने उसी तक बताया है। वैसे जो प्राइमरी टीचर हैं ये विरोध कर रहे हैं सिंगल डायरेक्टरेट बनाने का, और साथ में 12 साल का जो खेल है, अंडर 12 वाली जो खेल है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, उसको हटाने का विरोध कर रहे हैं। अब बात करते हैं रेगुलराइजेशन ऑर्डर जो बदले वो, और कॉन्ट्रैक्ट की नियुक्ति जो रोकी वो, और पुरानी और नई भर्तियों पर जो इसका असर होगा। इन 3 चीज़ों को एक साथ लेंगे। राज्य सरकार ने, कार्मिक विभाग ने 3 ऑर्डर एक साथ किए। जो मेरे बुलेटिन को सुनते हैं या हमारा लाइव रोज देखते हैं 6 बजे वाला बुलेटिन का, उनको ये याद होगा कि मैंने आपको ये बताया था कि जो प्रावधान एम्प्लॉय एक्ट से सरकार ने कॉलम नंबर 10 हटा दिया, उसमें गलती हो गई है। सबसे पहले ये खबर भी हमने आपको बताई थी, और अखबार में भी ये खबर आपने उस टाइम देखी थी। उसी को फॉलो करते हुए, क्योंकि उसी में हमने ये सवाल उठाया था कि जिस डिपार्टमेंट ने एम्प्लॉय एक्ट पारित करवाया और उसको 20 फरवरी 2025 से लागू करवाया, उसी डिपार्टमेंट ने बाकी विभाग, और बाद में ये मामला ध्यान में आने के बाद जो नियुक्तियां थी वो कर दी गई, और उसके बाद ये मामला कार्मिक विभाग को पता चला। फिर इन्होंने लॉ डिपार्टमेंट से इसके बारे में पता किया, लेकिन लॉ डिपार्टमेंट ने कहा कि जब एक्ट ही नहीं है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट पे नियुक्तियां नहीं हो सकती। उसके बाद आज जो सेक्रेटरी पर्सनल ने चिट्ठी जारी की सबसे पहले, और उसमें कहा कि सरकार ने, क्योंकि एम्प्लॉय एक्ट पारित कर दिया है, इसमें वही बात ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस शब्द है नहीं, तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अब एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए अब सभी विभाग कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट को, रिक्विजिशन टू द वैकेंसीज, सिलेक्शन प्रोसेस एंड इशू ऑफ ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट ऑफर, इन 3 चीज़ों को फिलहाल वेट करें जब तक कि राज्य सरकार की तरफ से नई इंस्ट्रक्शन या इसमें ऑर्डर जारी नहीं हो जाते, तो वो इंतज़ार करने को कहा है। अब ये तीनों चीज़ें रोक दी गई हैं। देखिए, इसमें जो नियुक्तियां रोकी गई हैं कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब जो ऑफर है, सिलेक्शन प्रोसेस रोका गया है, और साथ में जो एक चीज़ रोकी गई है वो है जो कॉन्ट्रैक्ट की जो रिक्विजिशन ऑफ वैकेंसीज, मतलब डिपार्टमेंट अपनी वैकेंसीज भी नहीं भेजेंगे RCA को अभी जो नई भर्तियों को लेकर, क्योंकि अगर RCA को जो भेज दी तो इसका मतलब राज्य सरकार नए नियमों के तहत जो भर्तियां करेंगी अब वो नियम ही RCA को जाएंगे, उसी तरह से भर्तियां होंगी। ये 3 तरह की चीज़ों को लेकर ऑर्डर हुए हैं। अलग से एक ऑर्डर हुआ रेगुलराइजेशन को लेकर, जो बड़े सारे लोगों को कंफ्यूज कर रहा था। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट प्रैक्टिकल भी नहीं है। एक इफेक्ट इसका है, इसमें इन्होंने कहा है कि क्योंकि एम्प्लॉय एक्ट पारित कर दिया है, और इसके बाद अगर 31 मार्च 2025 को जो 2 साल पूरा कर रहे हैं, जिनको आगे हमने रेगुलर करना है या कर दिया है कई विभागों ने, तो वो
रेगुलराइजेशन के ऑर्डर एम्प्लॉय एक्ट के प्रावधानों के अनुसार करें, और जिन्होंने ऑर्डर कर दिए हैं वो उन ऑर्डर को अमेंड करें। तो ये ऑर्डर में अब एक अमेंडमेंट होगी इसमें रेगुलराइजेशन ऑर्डर में कि आपको इस डेट से रेगुलर किया जा रहा है, लेकिन आप इससे पिछली अवधि का जो पीरियड आपका 2 साल का या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट का है, उसका आप ना तो सीनियोरिटी मांग सकते हैं, ना कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट मांग सकते हैं, ना अन्य कोई सेवा लाभ क्लेम कर सकते हैं। ये उस रेगुलराइजेशन ऑर्डर में आएगा, फिर नए सिरे से वो ज्वाइनिंग होगी, मतलब अमेंडमेंट होगी इसमें, और एम्प्लॉय को उसी डेट से रेगुलर माना जाएगा जो अमेंडेड ऑर्डर जारी होगा। ये बात है। इसी तरह का ऑर्डर डेली वेजेस और कंटिजेंट पेड जो वर्कर हैं उनके लिए भी हुआ है, उसमें भी सेम अमेंडमेंट होगी। तो जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं मतलब रेगुलर के तौर पे, तो उनको कोई उस तरह का दिक्कत नहीं है, उनका जो डिपार्टमेंट है वो उस ऑर्डर को मॉडिफाई करेगा, उनकी ज्वाइनिंग वैसे हो जाएगी। जो लोग अभी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और अभी रेगुलर नहीं हुए हैं, अगले साल मान लो जिन्होंने रेगुलर होना है, उनको अभी इंतजार करना है सरकार की नई इंस्ट्रक्शन का। तो क्या वो जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनके लिए सरकार पुरानी व्यवस्था को लागू रखती है या नहीं? वैसे एम्प्लॉय एक्ट के माध्यम से तो रख नहीं पाएगी, क्योंकि वो जब नई नियुक्तियां नहीं कर पा रहे तो रेगुलराइजेशन कैसे होगी। लेकिन प्रैक्टिकल इफेक्ट इसका, जो एग्जैक्ट लीगल इफेक्ट है इसका, उस इफेक्ट के लिए हमें अभी इंतजार करना होगा। और जब ये इंतजार आपके सामने होगा, जब ये ऑर्डर आपके सामने आएगा, तभी हम इसके बारे में बता पाएंगे एग्जैक्टली कि इसका इंपैक्ट प्रैक्टिकली क्या है। अभी पहले तो नई भर्तियों का जो प्रक्रिया है, क्योंकि सेक्रेटरी पर्सनल को राज्य सरकार ने गुजरात भेजा था, उसके बाद एक मॉड्यूल जो कार्मिक विभाग ने स्टडी किया वो है एनएचएम का कॉन्ट्रैक्ट का मॉड्यूल, जिसमें फिक्स सैलरी के आधार पर परमानेंट आगे होते हैं, लेकिन रेगुलर भी नहीं होते और पेंशन भी नहीं मिलती। तो एक मसला वो है। दूसरा मसला ये है कि फिक्स सैलरी पर गुजरात की तरह 4-5 साल या 6 साल जो भी होता है वो कर लें पहले, और उसके बाद फिर रेगुलर करें। तो ये एक सेकंड है। थर्ड हो सकता है कोई और भी ध्यान में हो, लेकिन ये 2-3 चीज़ें एक तरह से हैं, और इन पर जो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जब नई इंस्ट्रक्शन होगी तभी हम इसको आगे बता पाएंगे। इसमें गैस वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात इसमें यह है कि पुरानी भर्तियां तो चलिए जो फंसी हुई हैं आरसीए में, अब उनका क्या होगा। इस लेटर से ऐसा लग रहा है कि पुरानी भी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये विड्रॉ हो जाएंगी। क्योंकि नई भर्ती से अगर सरकार नहीं करेगी नए प्रोसेस से, तो जो बचत करने का एक जिस बचत को लेकर ये फैसला लिया जा रहा है कि हम 2 साल के बाद रेगुलर नहीं करना पड़े, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इशू है, तो फिर उस हिसाब से तो नहीं हो रहा। लेकिन फिर वही बात है कि जब तक इंस्ट्रक्शन नए सिरे से नहीं आती तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक बात तय है कि आरसीए के तहत जो अप्रैल के लास्ट वीक में अब एडवर्टीजमेंट आनी थी, मुझे लगता है वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि एक तो फीस का मामला अभी डिसाइडेड नहीं है, कैबिनेट की बैठक तय नहीं हुई, और दूसरी तरफ ये नया जो अब पंगा हो गया है, खासकर कॉन्ट्रैक्ट की नियुक्तियों को होल्ड करने वाला और नई रिक्विजिशन को भी होल्ड करने वाला। तो अभी हमें इंतजार करने की जरूरत है। जैसे ही इंस्ट्रक्शन नए आएगी, सरकार जैसे ही तय कर लेगी, उसके बाद ये पता चलेगा कि अब भर्ती की प्रक्रिया और नियम क्या रहने वाले हैं। तो ये आज के प्रमुख मामले हैं। आपके पास अगर कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अभी तक जितने मामले पहले से चल रहे हैं, करुणामूलक को लेकर बड़े सारे लोग परेशान हैं, हमें इसकी बात की जानकारी है, लेकिन अभी तक करुणामूलक भर्ती को लेकर सब कमेटी की मीटिंग हुई नहीं है। जैसे होगी तो तभी हम इसकी जानकारी आपको दे पाएंगे। आपके पास और कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डालें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।